हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम 18 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा एंड इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स देखते हैं। एंड नेशनल अफेयर्स में भी अभी यूनियन कैबिनेट, जो कि चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, इन्होंने अभी चेंजेस लाए हैं टू जन विश्वास बिल ऑफ 2023। यहाँ पर कुछ अगर हम बात करें कितने लॉज को अमेंड किया गया है, तो 42 लॉज को यहाँ पे अमेंड किया गया है। एंड 42 लॉज में 183 प्रोविजंस को यहाँ पे अमेंड करने की बात की गई, जो कि एडमिनिस्टर की जाती हैं बाय ऑलमोस्ट 19 मिनिस्ट्रीज। राइट, अगर हम इन 42 लॉज की बात करें जो कि अमेंड किए जाएंगे, यहाँ पर ये आ जाते हैं आपके अलग अलग सेक्टर्स से, जैसे एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, मीडिया, आर्ट, पब्लिकेशंस। राइट, फिर यहीं पर अगर हम देखें तो आपके फाइनेंशियल सर्विसेज, फूड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स, एनवायरमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, आईटी सेक्टर, इन सभी में यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। राइट, फिर जो ये अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं ना, इनका मेन एम क्या है? टू डीक्रिमिनलाइज द माइनर ऑफेंसेस। जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं उनको डीक्रिमिनलाइज करने की बात की गई। एंड यहीं पर जो आपका फाइन्स और पेनल्टीज होती हैं इन बिल्स पर, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की बात की गई, एंड वो 10% से बढ़ेंगे हर 3 साल में। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। फिर याद रखेंगे, द कमिटी प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट आफ्टर इट हेल्ड डिटेल डिस्कशंस विद दीज 19 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, एंड यहाँ पर फिर ये डिसीजन लिया गया है। करेक्ट, तो याद रखेंगे कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया चेंजेस टू द जन विश्वास बिल ऑफ 2023, जहाँ पर 42 लॉज को अमेंड किया जाएगा, जिसमें 183 प्रोविजंस अमेंडेड होंगे। एंड 19 मिनिस्ट्रीज जो हैं आपकी, उनको यहाँ पे साथ में लेके उनके साथ डिस्कस करके प्रॉपर रिपोर्ट डिटेल सबमिशन करके यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया। मूविंग ऑन, SCES क्या है आपका? स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। राइट, ये अभी आपकी रिप्लेस कर दी जाएगी स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। आई रिपीट, SECS जो कि है स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा? स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। एंड ये जो SCOS है, ये आपके
फ्रेमवर्क को एंड जो एनएसओ के द्वारा जो सर्वे होता है उसका जो रिजल्ट आता है, उसके डाटा को आता है, उसको यहाँ पर रिव्यू करेगी, उसके ऊपर मीनिंगफुल डाटा प्रेजेंट करेगी। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इट विल बी चेयर्ड बाय हुम। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है SCOS, तो इसको चेयर किया जाएगा प्रणब सेन के द्वारा, राइट। प्रणब सेन ये पहले चीफ स्टैटिस्टियन है एंड द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ NSC नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, जिनको अभी चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ऑफ SCOS। इस कमेटी में SCOS की कमेटी में 10 तो ऑफिशियल मेंबर्स रहेंगे, राइट, 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रहेंगे एंड जो यहाँ पे लिमिट है मैक्सिमम नंबर्स की, तो 16 मेंबर्स हो सकते हैं इस आपकी नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो SCOS है ये आपके जो भी फ्रेमवर्क हैं, जो भी आपकी रिपोर्ट आती है, जो भी सर्वे कराया जाता है, उसके ऊपर जो डाटा सामने आता है उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके ऊपर अपने रिव्यू देंगे एंड जो डाटा आएगा उससे मीनिंगफुल डाटा यहाँ सामने प्रेजेंट किया जाएगा। मतलब एक तो आ जाके आपका रफ डाटा आ गया, भाई ये डाटा है, उससे क्या हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, उससे हम क्या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं एंड कैसे उस सर्वे से हम नए नए सर्विसेज इवन स्कीम्स को लॉन्च किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। तो याद रखेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट है, सिंपल है कि SCES ये रिप्लेस किया जाएगा बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू रिव्यू द सर्विस फॉर NSO, तो वो है SCOS जो कि है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स रिप्लेस करेगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम 16 मेंबर की कमेटी हो सकती है। इसके चेयरपर्सन रहेंगे प्रणब सेन एंड इसमें 10 ऑफिशियल मेंबर्स रहेंगे और 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रहेंगे जो कि एक्सटेंड किए जा सकते हैं टू 16 मेंबर्स टोटली, करेक्ट। एंड SCES की बात करें, ये 2019 में सेटअप की गई थी, प्राइमरली कंसर्निंग विद द इकोनॉमिक डाटा रिलेटेड टू स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड सर्वे से, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी विजिट किया पेरिस, फ्रांस, करेक्ट। कुछ चीज़ें यहाँ पे इंटरेस्टिंग हैं इनके बारे में, इनके विजिट के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। पहले तो याद रखना इन्होंने अभी एक हॉराइजन 2047 अडॉप्ट किया, राइट। इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करने के लिए एंड 2023 में ये आपका 25वां एनिवर्सरी थी इन दोनों के टाइज के बीच में, इसको सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पे हॉराइजन 2047 अडॉप्ट किया गया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हमें 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है, राइट। अभी हम डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं और इसके लिए 2047 टारगेट सेट किया गया है। रीज़न बीइंग क्योंकि 2047 में इंडिया की इंडिपेंडेंस को, इंडिया की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर सेटअप किया गया एंड हॉराइजन 2047 का यहाँ पर मतलब रहेगा कि इंडिया और फ्रांस यहाँ पर एक दूसरे के साथ ट्रेड में, आपकी डिफेंस में, यहाँ पर अलग अलग डेवलपमेंट में एक दूसरे का हेल्प करेंगे ताकि दोनों देश आगे ग्रो कर सकें, राइट। तो ये चीज़ हो गई। फिर यहीं पे याद रखेंगे कि अभी जब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे विजिट किया तो कुछ चीज़ें लॉन्च करी, जैसे फॉर एग्जांपल UPI के लॉन्च को यहाँ पे बढ़ा दिया है। UPI या फ्रांस में यूज़ होने लग जाएगा एंड इवन आईफल टावर पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू UPI, राइट। एंड यहाँ पर आप रुपीज़ में भी पेमेंट कर पाएंगे ईजिली फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू देयर बैंक अकाउंट ऑन आईफल टावर, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर UPI के यूसेज को बढ़ाने की बात की गई, रुपी के यूसेज को बढ़ाने की बात की गई। इवन अगर आपने देखा हो इंडिया एंड UAE के बीच में भी अभी रिसेंटली कल परसों ही ये डील साइन हुई है कि इंडिया और UAE अब डॉलर में पेमेंट सेटल नहीं करेंगे बल्कि वो इंडियन रुपीज़ में पेमेंट को यहाँ पर सेटल करेंगे, करेक्ट। फिर इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि पहले जब कोई भी ग्रेजुएट, इंडियन ग्रेजुएट बाहर पेरिस फ्रांस में पढ़ने जाते थे तो ग्रेजुएशन के बाद उनको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता था, राइट। अब वो 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया एंड ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कि 2 साल से बढ़ा के वो वर्क वीज़ा को 5 साल कर दिया गया है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे। फिर एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या गिफ्ट दिया था टू इमैनुअल मैक्रोन, तो वो रहेगा सैंडलवुड सितार। वो क्या है? सैंडलवुड सितार यहाँ पर गिफ्ट किया गया
टू इमैनुअल मैक्रोन। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कमीशन किया इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट टू बांग्लादेश? ये ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट से जो 100% आपकी पावर जनरेट की जाएगी ना, उसको हम सप्लाई कर देंगे टू बांग्लादेश, राइट? उसको अपने देश में यूज़ ना करके हम बांग्लादेश को सप्लाई कर देंगे। इससे पहले अगर हम देखें, आपको याद हो तो नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट भी साइन हुआ था कि नेपाल बांग्लादेश को और बांग्लादेश नेपाल को जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई करेगा, और उसके लिए जो ग्रिड्स यूज़ की जाएंगी वो ग्रिड्स यूज़ की जाएंगी इंडिया के द्वारा, वो इंडिया की ग्रिड्स यूज़ की जाएंगी, राइट? एंड अगर आपको याद हो, बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा, या फिर हम अडानी ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट है बांग्लादेश में टू बांग्लादेश, यह है तो ये इंडिया में ही, ये किसके द्वारा है? अडानी ग्रुप के द्वारा। और ये कहाँ पर लोकेटेड रहेगा? तो याद रखना, ये झारखंड में है आपका पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट टू बांग्लादेश। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक रिएक्टर आपका 800 मेगावाट कैपेसिटी से जनरेट कर रहा है 1 यूनिट, और जो दूसरा है वो भी आपका ऑपरेशनल हो गया है, राइट? एंड यहाँ पे टारगेट रहेगा इनका कि हम एक साल में 7200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, जो कि बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी को, वहाँ की जो डिमांड है उसको कैटर करने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी, जो भी पावर जनरेट होगी, वो कहाँ पर भेज दी जाएगी? वो बांग्लादेश को भेज दी जाएगी, राइट? एंड ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है, इन द गोड्डा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, राइट? फिर यहीं पे याद रखना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है पावर परचेज एग्रीमेंट का, ये 25 साल के लिए यहाँ पे साइन हुआ है कि आने वाले 25 साल तक यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो बांग्लादेश को प्रोवाइड कराई जाएगी, करेक्ट? एंड ये अडानी ग्रुप का पावर प्लांट रहेगा गोड्डा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने कमिट किया 1 बिलियन यूरो का लोन टू सपोर्ट इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो हम जानते हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल बनने वाला है हमारे फ्यूचर का। अगर हम इसी से बात करें तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो अभी वर्किंग में है, जैसे इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन अभी रन करेगी 2024 से, कहाँ सर? जींद हरियाणा से ये रन करेगी, और यहीं पर इसका एक पावर प्लांट भी सेटअप किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि यहाँ पे जींद हरियाणा में ही सेटअप होगा। फिर इसी के साथ साथ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट ये कहाँ पर रहेगा? ये आपका है जोरहट असम में। इवन जोरहट असम में आपको याद हो तो हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को एक रिएक्टर में, एक जनरेटर में यूज़ किया जा रहा है ताकि एक पूरे रिजॉर्ट को पावर किया जा सके, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट रहेगा ये देखने के लिए कि जो हमारा हाइड्रोजन है क्या वो एक पूरे रिजॉर्ट को पावर कर पाता है या नहीं, और उसमें कितना फिर फ्यूल लगता है, कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, कितनी हाइड्रोजन कंज्यूम होती है, राइट? फिर इसी के साथ साथ हम जानते हैं जो हाइड्रोजन होती है ना, काफ़ी अलग अलग होती हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गई, ब्लू हाइड्रोजन हो गई, रेड हाइड्रोजन हो गई, ऑरेंज हाइड्रोजन हो गई। इनमें फ़र्क क्या होता है कि कार्बन कंटेंट का, बस जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ना, इसमें जो कार्बन होता है ना वो 0% होता है, राइट? कोई भी कार्बन इसको बर्न करने पे रिलीज नहीं होता। लेकिन ब्लू, रेड, ऑरेंज इन हाइड्रोजन में जब हम इनको बर्न करते हैं तो जो कार्बन है वो कहीं ना कहीं रिलीज होता है। तो कमिंग बैक अगर हम देखें तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कमिट किया $1 बिलियन का लोन ताकि इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा दिया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके? वो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट? यहाँ पर इनका एम रहेगा कि जो हम इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें इंडिया की हेल्प करना, राइट? इवन अगर आपको याद हो केरला, इनका टारगेट क्या था कि हम 2040 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे और 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। तो ये क्या है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहते हैं। फिर हम जानते हैं इंडिया टॉप कर रहा है इन वेरियस अदर इनिशिएटिव, जहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर्स हैं,
राइट। फिर इसी के साथ साथ इंडिया के पास अभी G20 का प्रेसिडेंसी थी, तो उसका ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंडिया ने बहुत बेनिफिट लिया इस चीज़ का एंड काफ़ी सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया ताकि इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है उसको पूरा किया जा सके, राइट। एंड यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी याद रखेंगे कि इंडिया का टारगेट है कि हम 5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं हर साल बाय 2030, मतलब 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो याद रखेंगे 1 बिलियन यूरो का लोन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। नेक्स्ट आ जाता है किस बैंक ने अभी पार्टनर किया अमूल के साथ ताकि फाइनेंसिंग को सपोर्ट किया जा सके इन द डीलरशिप नेटवर्क। अब जैसे अमूल का नेटवर्क हम जानते हैं, अमूल ही आपकी बहुत बड़ी कोऑपरेटिव फर्म है एंड इनका बिजनेस है टू आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट, दूध का, दही का, पनीर का, राइट, एंड इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। तो अमूल का एक डेफिनेटली बात है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है इनके काफ़ी सारे यहाँ पे सप्लायर्स होंगे, फिर मिडल मैन होंगे, फिर जो इनको कॉपरेटिव्स अलग अलग जो इनका नेटवर्क होगा, काफ़ी सारे अलग अलग यहाँ पे आउटलेट्स होंगे, राइट। तो इन सबको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराने के लिए, इन सबको मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए, इनको जब लोन की ज़रूरत है लोन प्रोवाइड कराने के लिए एंड इनका गेम डिजिटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर किस बैंक ने पार्टनर किया है अमूल के साथ, तो वो रहेगा पंजाब नेशनल बैंक, PNB, राइट। PNB इन्होंने एक MOU साइन किया गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो कि आपका अमूल है, ताकि पैन इंडिया ऑल ओवर इंडिया जो भी अमूल के अंडर इनके डीलरशिप नेटवर्क हैं उनको फाइनेंस किया जा सके। और ये फाइनेंस करने की बात की गई अंडर मुद्रा स्कीम। मुद्रा क्या है आपका? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, राइट। मुद्रा स्कीम, मुद्रा नहीं, मुद्रा स्कीम के अंदर यहाँ फाइनेंस करने की बात की गई। इवन अगर आपको मैं PNB की एक न्यूज़ बताता हूँ अभी, PNB जो अपने बैड लोन्स है, जैसे मान लो PNB ने जिनको लोन दिया था अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ और वो लोग लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो PNB ने उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके पास कागज़ हैं उनके पास, तो अब PNB उन प्रॉपर्टीज़ को सेल कर रही है, राइट। एंड ये प्रॉपर्टीज़ आप अगर अवेल करना चाहते हैं तो आपको 21 जुलाई तक का टाइम है, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड वहाँ पर आप अपना देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट करना पड़ता है आपको, ऑनलाइन ऑक्शन होगा एंड वहाँ पर आप इन प्रॉपर्टीज़ को सस्ते दाम में भी खरीद पाएंगे, राइट। तो ये न्यूज़ भी आपको PNB से रिलेटेड अभी याद रखनी है। फिर अगर हम बात वापस आते हैं इन पे, तो यहाँ पर जो ये अमूल कोऑपरेटिव लोकेशंस होंगे, जो इनके स्टोर्स होंगे, वहाँ पर QR कोड्स, पॉइंट ऑफ सेल, UPI, EMI जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी। एंड इस मुद्रा स्कीम फाइनेंसिंग के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कुछ 11 लाख ऐसे रिटेलर्स हैं, होलसेल डीलर्स हैं एंड आपके मिडल मैन हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा थ्रू दिस पार्टनरशिप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु वन द मैन सिंगल टाइटल इन द विंबलडन चैंपियनशिप 2023? तो किन्होंने अभी विंबलडन चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया, जो कि 136 एडिशन था आपका इस चैंपियनशिप का। तो 136वां एडिशन विंबलडन का जो कि लंदन UK में हुआ था, किसके द्वारा जीता गया है? तो अगर मैन सिंगल की बात करें, हम मेंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो कार्लोस एल्क्रेज, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने डिफीट कर दिया है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं इन दिस मैन सिंगल टाइटल ऑफ विंबलडन चैंपियनशिप। विंबलडन कौन सी कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये ग्रास कोर्ट पे, और वो भी आउटडोर खेला जाता है, राइट, याद रखेंगे। एंड अभी रिसेंटली किन्होंने जीत लिया इसको? ये जीता गया है कार्लोस एल्क्रेज के द्वारा। मूविंग ऑन, और ये 136वां एडिशन था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ड्यूरिंग द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी हुई थी, राइट, याद रखेंगे। ये 25th एडिशन था एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का एंड ये आपकी कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे जो मैस्कॉट यूज़ किया गया था या फिर जो मैस्कॉट सेलेक्ट किया गया था फॉर दीज एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के 25वें एडिशन के लिए, वो था लॉर्ड हनुमान जी। ठीक है, लॉर्ड हनुमान जी का यहाँ पे स्टैचू यूज़ किया, या फिर स्टैचू नहीं बोलेंगे, इसको मैस्कॉट बोलेंगे,
राइट। तो मैस्कॉट क्या था, लॉर्ड हनुमान जी का यहाँ पे मैस्कॉट यहाँ पे रखा गया था ड्यूरिंग द 25th एडिशन ऑफ द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। ये सिंपलाइज करता है दो कि ये इवेंट आपका बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, लेकिन स्टिल जो हिंदू हमारा धर्म है, जो भगवान जी हमारी पूजा की जाती है, हनुमान जी की, राम जी की, वो इंडिया में नहीं, हम देखते हैं बाहर के देशों में भी की जाती है। राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हनुमान जी को यहाँ पर मैस्कॉट के तौर पे रखा गया था, यूज़ किया गया था इन दिस 25th एडिशन ऑफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। राइट। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कि यहाँ पे इंडोनेशिया के द्वारा यहाँ पर हमारे देश को एक काफ़ी बड़ी रिस्पेक्ट दी गई, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कि हम सिर्फ इंडिया में हनुमान जी को मानते हैं, इवन थाईलैंड, बैंकॉक आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर हिंदू धर्म का बहुत बड़ा एक फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे हिंदू धर्म को भी मानते हैं। करेक्ट। फिर याद रखेंगे इसी के साथ साथ यहाँ पे 45 इवेंट शेड्यूल हुए थे, एंड इसका इवेंट जो था 2023 का कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में, और ये 25वां एडिशन था एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। राइट। चलिए फिर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली। तो इंडिया थर्ड पोजीशन पे आता है यहाँ पर विद 27 मेडल्स, 27 मेडल थे, और इंडिया थर्ड पोजीशन पे आता है इन दिस इवेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैस्कॉट जो याद रखेंगे हनुमान जी का है। मूविंग ऑन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड हेल्ड इन जापान। तो ये तो आपके वो दे दिया। राइट। अगर मैं पूछूं कौन सा एडिशन था, तो 64th एडिशन था आपका ये इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का। कहाँ पर हुआ था, जापान में हुआ था। यहाँ पर इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया 9th पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पर इंडिया के 2 गोल्ड मेडल थे, 2 सिल्वर मेडल थे, और 2 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। राइट। ये इवेंट आपका 2 से लेके 13 जुलाई के बीच में हुआ था जापान में। करेक्ट। एंड यहाँ पर इंडिया की क्या रैंक रही, इंडिया रहा आपका 9th पोजीशन पे। 112 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इन दिस मैथ ओलंपियाड। राइट। और ये 64th एडिशन था मैथ ओलंपियाड का। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्री वन द मेंस 2023 यूएफा यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप टाइटल बाय डिफीटिंग स्पेन इन द फाइनल। तो स्पेन को फाइनल में हरा के इंग्लैंड ने अभी मेंस 2023 यूएफा यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप को जीत लिया है। राइट। जॉर्जिया में ये मैच हुआ था, एंड ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ये आपका यूएफा चैंपियनशिप। राइट। एंड इन्होंने, इंग्लैंड ने स्पेन को फाइनल में हरा दिया, और इंग्लैंड यहाँ पर जीत गया इस टाइटल को, और ये तीसरी बार है कि इंग्लैंड ने टाइटल जीता है। पहली बार जीता था 1982 में, फिर 1984 में, और अब 2023 में इन्होंने इस टाइटल को फिर से जीत लिया है। करेक्ट। एंड रिमेंबर है, क्योंकि स्पेन फाइनल में था और इंग्लैंड फाइनल में था, इंग्लैंड जीत गया, तो स्पेन से रिलेटेड याद रखेंगे, ये 9th फाइनल था आपका स्पेन का। मतलब 9वीं बार ऐसा हुआ है कि स्पेन आप फाइनल में पहुंचे हैं। राइट। एंड इट इज़ मोर देन एनी कंट्री। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका इटली, जो कि 7 बार फाइनल मैच उन्होंने खेला है, एंड यहाँ पर स्पेन ने 9 बार फाइनल मैच खेला है। करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है। एंड याद रखेंगे, ये जो 2023 में यूएफा यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप थी ना, ये 24th एडिशन था इस चैंपियनशिप का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ऑब्यूटरी के देखते हैं, एमिनेंट मैथमेटिशियन मंगला नार्लिकर, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 80 पुणे महाराष्ट्र में। एंड इनका जन्म हुआ था पुणे महाराष्ट्र में ही, एंड ये स्पाउस हैं ऑफ प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर, जो कि इंडियन कॉस्मोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट हैं, एंड इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट इंटर यूनिवर्सिटी, और इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि IUCAE है पुणे महाराष्ट्र में। राइट। और इनका रिसेंटली निधन हो गया है। इनके बारे में अगर देखें तो इन्होंने काफ़ी बुक्स ऑथर की हैं, जैसे दोस्ती गणित थी, अ कॉस्मिक एडवेंचर, गणित गप्पा पार्ट 1 and 2, एंड फन एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये कुछ बुक्स हैं जो इनके द्वारा ऑथर की गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है बुक्स एंड ऑथर्स पे ही। तो अभी यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इनके द्वारा भी एक पिक्टोरियल बुक रिलीज की गई, जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव
इकोसिस्टम। इस बुक को ऑथर किया गया फ्रॉम साइंटिस्ट फ्रॉम MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इन चेन्नई तमिलनाडु। इस बुक को रिलीज़ किया गया भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। इस बुक को इस बेसिकली जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, यहाँ पे उसको प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे इसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए इस बुक को रिलीज़ किया गया इन इंडिया एंड हिंदी, तमिल एंड तेलुगु में इस बुक को रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 17 जुलाई को हम हर साल ये डे ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार 2023 में इसकी 25वीं एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी थी, ये भी याद रखेंगे। करेक्ट, इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 17th ऑफ जुलाई, ताकि जो हमने रोम स्टैचू ऑफ 1998 को अडॉप्ट किया था उसको एनिवर्सरी के तौर पर यहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि फाउंडिंग ट्रीटी ऑफ ICC, राइट। तो याद रखेंगे 25वीं एनिवर्सरी है 2023 में और 17 जुलाई को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, राइट, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था? इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन 2011, राइट। और इस बार 25वीं एनिवर्सरी है ऑफ द अडॉप्शन ऑफ रोम स्टैचू, जो हमने देखा था 1998 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये 25वीं एनिवर्सरी तो रोम स्टैचू की है 2023 की। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 2011 में ये डे को पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। मूविंग ऑन, फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा, इनको अपॉइंट किया गया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ब्रज राज शर्मा जो कि हैं BR शर्मा, ये किनको रिप्लेस करेंगे या किनको सक्सीड करेंगे? तो KK शर्मा को ये सक्सीड करेंगे टू बिकम द न्यू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डायरेक्टली इसको याद रखेंगे, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। कैबिनेट ने अप्रूव किया चेंजेस टू जन विश्वास बिल 2023 का। SCES इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा SCOS के द्वारा टू रिव्यू सर्वेस फॉर NSO एंड उससे फिर मीनिंगफुल डाटा आगे प्रेजेंट करना, राइट। ओवरव्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू फ्रांस, यहाँ पे हॉराइजन 2047 रिलीज किया गया एंड सैंडलवुड गिटार को यहाँ पर सैंडलवुड सितार को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा गिफ्ट किया गया टू इमैनुअल मैक्रोन। देन अडानी ग्रुप, इन्होंने कमीशन किया इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट टू बांग्लादेश। यहाँ से जनरेट की गई 100% पावर सप्लाई की गई जाएगी टू बांग्लादेश और ये 25 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। देन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने 1 बिलियन यूरो का लोन प्रोवाइड करने की बात की गई टू इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। PNB पंजाब नेशनल बैंक ने पार्टनर किया अमूल के साथ टू सपोर्ट फाइनेंस डीलरशिप नेटवर्क। देन टेनिस की अगर हम बात करें तो 136वां एडिशन था अभी विंबलडन का, जो लंदन UK में हुआ एंड कार्लोस एल्क्रेस जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने इसको जीत लिया है। देन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में हुई एंड इंडिया ने यहाँ पे 3rd फिनिश किया विद 27 मेडल्स। और यहाँ पे जो मैस्कॉट रहेगा वो क्या था? हनुमान जी का मैस्कॉट, राइट, हनुमान जी का मैस्कॉट था यहाँ। देन 64th IMO इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड कहाँ पे हुआ? जापान में एंड इंडिया ने फिनिश्ड 9th विद 2 गोल्ड्स 2 सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट आ जाता है इंग्लैंड ने अभी मेंस 2023 के UEFA यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप को जीत लिया बाय डिफीटिंग स्पेन इन द फाइनल्स। देन एमिनेंट मैथमेटिशियन मंगला नार्लेकर, इनका निधन हो गया। भूपेंद्र यादव रिलीज्ड MSSRF's पिक्टोरियल बुक ऑन मैंग्रोव एंड डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस 17 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है एंड फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा अपॉइंटेड एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। विच आर द 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स अल्जीरिया, गायना, साउथ कोरिया, सियरा लियोनी एंड स्लोवेनिया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को अपॉइंट किया गया ना,
इलेक्ट किया गया, किसके द्वारा किया गया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया गया, राइट। ये जो 5 नए परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुए हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट हुए हैं? 2 साल के लिए ये इलेक्ट हुए हैं, राइट। इन 5 नए मेंबर्स ने किनको रिप्लेस किया है? अल्बानिया को, ब्राज़ील को, गैबॉन को, घाना को एंड यूएई को रिप्लेस किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है जून महीने के लिए, वो किसके पास है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास है। ये जो प्रेसिडेंसी होती है कितने टाइम पीरियड के लिए होती है? ये 1 महीने के लिए होती है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज ये चेंज होती रहती है, करेक्ट। तो ये याद रखेंगे। फिर अगर मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं तो ये 1946 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था, राइट। यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके, ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स रहेंगे। एंड इस बार जून के लिए प्रेसिडेंसी किसके पास थी? यूएई के पास थी। और अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मैं बात करूं तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। इवन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में, राइट। एंड दे हैव बीन इलेक्टेड फॉर 2 years, ये हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई सीज ट्रीटी? हाई सीज ट्रीटी का दूसरा नाम क्या है? वो है बीबीएनजे ट्रीटी। बीबीएनजे क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी। इंटरनेशनल वाटर्स में जहां पर किसी भी कंट्री का राइट नहीं है, वहां पर मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की यहाँ पे बात की जाती है अंडर दिस हाई सीज ट्रीटी। इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया अंडर UNCLOS, जो कि है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। ये जो लॉ आया था इसका 1994 में, इट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। एंड ये क्या था? सस्टेनेबल यूज से हम अपनी मरीन बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, राइट। यहीं पर अगर हम बात करें, इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क सेटअप किया गया है और उस फ्रेमवर्क को आप 2 साल में कंट्रीज यहाँ पे साइन कर सकती हैं न्यूयॉर्क में जाके, स्टार्टिंग ऑन 20 सितंबर 2023, राइट। एंड इट विल टेक इफेक्ट वंस, जब 60 कंट्रीज ने यहाँ पे साइन कर दिए होंगे विद इन 2 years, तब हम ये प्रोजेक्ट को यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, करेक्ट। एंड ये ट्रीटी इस्टेब्लिश करेगी फ्रेमवर्क फॉर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन पहले 60 कंट्रीज को यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये ट्रीटी अप्रूव होगी। फिर हम वहाँ पे फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे कि कैसे हम अपने मरीन्स को कंजर्व कर सकते हैं, मरीन एरिया को कंजर्व किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। पहला, विद स्टेट यूटी लॉन्च अपग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम। दूसरा, किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया 2023 एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट को। तीसरा, केयर पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूटी। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करें होमवर्क क्वेश्चंस में, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं होमवर्क सेक्शन में, राइट। तो फ़ायदा ही क्या अगर आपको कमेंट ही नहीं करना है, अगर आप सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं तो फ़ायदा ही क्या हुआ? फिर आपकी रिवीजन कैसे होगी? इस सेक्शन का, इस होमवर्क सेक्शन का लाने का रीज़न ही यही है कि मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूं और आप नीचे उनको कमेंट करें, ऐसे ही तो आपकी प्रिपरेशन होगी, राइट। तो ये कुछ चीज़ें आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। आप 1 महीना करके देखिए, आपको अपनी प्रिपरेशन में खुद चेंज आ जाएगा। आपको डेली हैबिट बनेगी कि जो मैं क्वेश्चन देता हूँ आप उसको सर्च करेंगे, आप उसको गूगल करेंगे, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप खुद सोचिए ना आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, करेक्ट। तो इन तीनों क्वेश्चंस का होमवर्क नीचे कमेंट करना है। मैं मैक्स देखूंगा किन किन बच्चों ने कमेंट किया और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे कमेंट चाहिए, राइट। एक और चीज़ फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ कि जैसे कई बार कंटेंट कम होता है, तो आप ये मत समझा कीजिए कि कंटेंट कम प्रोवाइड किया गया है तो पढ़ा नहीं रहे हैं। आप ये देखिए ना, जिस दिन अगर मान लो 15-20 न्यूज़ होती हैं, किसी भी दिन 22-23 भी हो जाती हैं, उसके अलावा भी हम कितना न्यूज़ कवर कराते हैं, राइट। तो अगर किसी दिन कंटेंट कम हो जाता है तो आप उसको ऐसे ना समझिए कि कंटेंट कम प्रोवाइड किया गया आज की न्यूज़ का है। आप उनको तो पढ़िए। अगर आपको कंटेंट कम लगता है तो अपना पुरानी वीडियोज़ को रिवाइज़ कीजिए, आप पुराने जो आप नोट्स बनाते हैं आप उनको रिवाइज़ कीजिए। आई एम 100% श्योर कि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना रेगुलर बेसिस पे भी, वो सारी न्यूज़ पहले की भी याद नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाती है, डेली बेसिस पे आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं। मान लो अगर आपको लग रहा है कि आज का कंटेंट कम था, आज कम करंट अफेयर्स हैं, राइट, क्योंकि आज ज़्यादा फिर इवेंट कुछ हुए नहीं होंगे, राइट। तो
आप उसकी जगह क्या कीजिए, वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए एंड उसके बाद एक बार तो अपने नोट्स पढ़िए, क्विज अटेम्प्ट कीजिए, राइट। और उसके बाद जो पुराने आपने नोट्स बना रखे हैं आप उनको रिवाइज कीजिए। कितनी सारी चीज़ें हैं आपको रिवाइज करने की अभी, राइट। तो अब मैं देखता हूँ कमेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों के कई बार नेगेटिव हो जाते हैं कि सर कमेंट आप कंटेंट नहीं प्रोवाइड करा रहे, 2-2 3-3 दिन का कंटेंट। आप वो समझिए ना कि एक ही दिन अगर मैं फिर 45 से 50 न्यूज़ आपको करा दूंगा तो वो कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो जो भी कंटेंट होता है वो धीरे 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 आप तक सारा कंटेंट पहुंचाया जाता है। आपको A to Z कंटेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स का प्रोवाइड किया जाता है एंड सारा कंटेंट जो भी आजकल आप पढ़ रहे हैं न्यूज़ में, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, आप डोंट वरी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको यहाँ पर रिवाइज कराया जाएगा, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। सो आपका काम सिर्फ पढ़ना है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.